आज की यह क्लास कक्षा 10वीं गणित के वन लाइनर की तैयारी चैप्टर नंबर 9 और 10 के लिए तैयार की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेते हैं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अवधारणाओं पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। वह रेखा जो हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो क्षैतिज रेखा क्या कहलाएगी? जैसे ये हमारी आंख है और उससे भूमि के समांतर जो रेखा जाती है वह कहलाती है क्षैतिज रेखा। हमारी आंख प्रेक्षक बिंदु से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा उस वस्तु की दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये कोई वस्तु है और हम आंख से उस वस्तु को देख रहे हैं और ये जो रेखा उसे जोड़ रही है यह कहलाती है दृष्टि रेखा। आगे है उन्नयन कोण उस स्थिति में बनता है जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। जैसे यहां जो बना है यह कोण उन्नयन कोण है क्योंकि हम वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर उठा रहे हैं। देखिए क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना वह कोण जब हम ऊपर रखी किसी वस्तु को देख रहे हैं ये उन्नयन कोण है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। देखिए वस्तु कहां है? क्षैतिज स्तर से ऊपर है। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। आगे देखिए बच्चों, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। यह भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से ही बना कोण होता है जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। क्षैतिज स्तर क्या होता है? भूमि के स्तर के समांतर होता है। ये देखिए क्षैतिज स्तर है और वस्तु क्या है? क्षैतिज स्तर से नीचे है, इस तरफ है। तो यह जो कोण बनेगा यह कोण बनेगा इसे देखने पर अवनमन कोण बनेगा। क्षैतिज स्तर से नीचे की किसी वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है अवनमन कोण बनता है। अब यहां पर देखिए किसी निम्नस्थ बिंदु ए से किसी उच्चस्थ बिंदु बी का उन्नयन कोण थीटा हो तो उस उच्चस्थ बिंदु बी से निम्नस्थ बिंदु ए का अवनमन कोण भी थीटा होगा, अर्थात कोण PAB बराबर कोण QBA। देखिए जो हम नीचे से किसी वस्तु को देख रहे हैं ऊपर की वस्तु को, तो जो हमारा उन्नयन कोण होगा वास्तव में ऊपर से किसी वस्तु ऊपर से, ये देखिए B से हम किसी वस्तु एक पर रखी किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उतना ही हमें अवनमन कोण भी प्राप्त होगा। हम यह भी जानते हैं ना कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है? तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो यहां पर एकांतर अंतःकोण की ही स्थिति है बच्चों, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। आगे है किसी मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयन कोण घटता जाता है। अब आप यदि मीनार की छाया है, ये मीनार है मान लीजिए और ये इसकी छाया है, मीनार की छाया है। अब मीनार की छाया की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मीनार की छाया की लंबाई बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण घटता जाएगा। माना कि यहाँ 60 था, फिर यहाँ पर 45 हो गया, फिर यहाँ 30 हो गया। जैसे जैसे छाया की लंबाई बढ़ती जाएगी सूर्य का उन्नयन कोण घटता जाता है। जब वस्तु की ऊंचाई एवं उसकी छाया बराबर होती है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होता है। तो जब वस्तु की ऊंचाई हो गई और उसकी छाया दोनों ही कैसे हैं? बराबर हैं, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 45 अंश का कोण होता है क्योंकि लंब और आधार दोनों की वैल्यूज बराबर हो जाती हैं।
जो कि किसके बराबर हो जाती हैं, 1 के बराबर हो जाती हैं। तो 1 tan के किस थीटा का मान है, tan थीटा के tan 45 अंश का मान है, इसलिए थीटा की वैल्यू उस समय पे कितनी होती है, 45 अंश होती है बच्चों। तो इस तरह से हमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से संबंधित सरल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी तैयारी हमें अच्छी तरह से करना है बच्चों। अब लेते हैं चैप्टर नंबर 10 व्रत। तो देखिए व्रत में क्या है, अवधारणाओं पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। परिभाषा सबसे पहले समझ लें हम। तल में बिंदु केंद्र से अचर दूरी यानी त्रिज्या पर स्थित सभी बिंदुओं के समूह को व्रत कहते हैं। यानी कोई तल है और उस पर एक बिंदु है जो केंद्र है, उससे अचर दूरी पर यानी कोई एक निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का जो समूह है, बिंदु पथ है, वही क्या बनाता है, व्रत बनाता है। वृत्त और एक रेखा, एक वृत्त और एक रेखा की 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो देखिए 3 स्थितियां कौन कौन सी हो सकती हैं। यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करे तो रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेद ना करे तो। यदि रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद ना करे तो रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। वृत्त और रेखा का कोई संबंध नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इस आकृति में आप देखिए अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। आगे, यदि रेखा वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए यह रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे मान लो ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है तो बिंदु P स्पर्श बिंदु कहलाएगा और वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और वृत्त एवं रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए वृत्त और रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है वह केवल एक है और वह है स्पर्श बिंदु है। तीसरी स्थिति है, यदि रेखा वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। अब 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही, देखिए माना कि A बिंदु पर, B बिंदु पर, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, वृत्त की छेदक रेखा। पहली स्थिति अप्रतिच्छेदी रेखा की थी, क्योंकि रेखा वृत्त को स्पर्श ही नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, इसलिए अप्रतिच्छेदी रेखा। और यहां पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो स्पर्श रेखा, और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है तो छेदक रेखा। आगे है, वृत्त के एक बिंदु से एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त के एक वृत्त है और वृत्त का कोई एक बिंदु है तो उस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के बाहर के किसी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। देखिए यहां पर दिया है बिंदु P है, बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PA और PB। तो यहां पर एक बिंदु है स्पर्श बिंदु B और यहां पर एक बिंदु है स्पर्श बिंदु A। तो यहां पर हम बोलेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये तो बात सही है। एक वृत्त है हमारे पास तो उस वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये वृत्त है और वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, यहां से खींच सकते हैं, फिर हर बिंदु पर हम खींच सकते हैं स्पर्श रेखाएं। ये देखिए हर बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यह अनंत स्पर्श रेखाएं, जो रेखाएं स्पर्श करें मात्र वही खींचना है। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आगे है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा जो है उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे कि यहाँ बिंदु P को ही हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। ये देखिए बिंदु A को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे, यहाँ बिंदु B को स्पर्श बिंदु कहेंगे। यहाँ पर आकृति है, यहाँ पर कोई बिंदु नाम दे दे, मान लो P दे दे, यह क्या है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु केवल एक ही बिंदु है जहां वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा
उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यदि हम वृत्त के किसी बिंदु पर, ये देखिए वृत्त का बिंदु है, उस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये देखिए स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। अब आगे है बच्चों, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे कि नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। ये व्यास के सिरों पर खींची गई हैं स्पर्श रेखाएं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। आगे है, दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। बड़े वृत्त की जीवा है, देखिए हम देख रहे हैं बड़े वृत्त की जीवा कौन है, ए बी है, वो छोटे वृत्त को वास्तव में स्पर्श करती है। तो हमें यह बताना है कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी पीए वास्तव में पीबी के बराबर हो जाता है। पीए पीबी के बराबर क्यों हो जाता है, क्योंकि हम बड़े वृत्त पर यह बात प्रूफ करने का प्रयास करें तो हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये जीवा समद्विभाजित हो जाएगी। वही जीवा जो कि छोटे वृत्त के लिए क्या है, स्पर्श रेखा है। इसलिए दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को केंद्र पर मिलाने वाले रेखा खंडों स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। बिल्कुल संपूरक होता है, यानी ये जो कोण Q1 है, कोण Q2 दोनों का योग क्या होगा, कोण Q1 यहाँ पर दिया हुआ है धन कोण Q2 दोनों का योग 180 अंश होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि यहां पर हम मान लें PQ या हम मान लें ABCD, ये पूरा एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, जिसमें से ये दोनों कोण जो है स्पर्श बिंदु और त्रिज्या, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो 90-90 के होते हैं। तो 360 में से 90-90 के दो कोण घटा देंगे तो क्या बचेगा, 180 अंश बचेगा। और कोण दो कौन कौन से बचेंगे, Q1 और Q2 बचेंगे। इसलिए Q1 और Q2 दोनों का योग 180 अंश होता है। तो बच्चों चैप्टर नंबर 9 और 10 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास हमारी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।